चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक के अंदर 12th क्लास की जो बुक है, इसका जो सेकंड चैप्टर है माइग्रेशन, इसका रिवीजन वर्क करते हैं। माइग्रेशन के बारे में स्पेशली कौन कौन से जो टॉपिक, माइग्रेशन के टाइप, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, माइग्रेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, माइग्रेशन के कारण क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ इसके परिणाम, इनके विषय में इस चैप्टर में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो एक कोई काल्पनिक कैरेक्टर है राम बाबू, उसके ज़रिए इसकी शुरुआत की गई है कि किस तरीके से एक कैरेक्टर था, उसका जो जन्म था कहाँ हुआ, उसकी जो स्कूलिंग थी वो कहाँ हुई, उसको जॉब कहाँ मिली, उसके बाद उसकी जो संतान थी उसके विषय में बताया, उसके माता पिता के बारे में बताया है, उसकी संतान करंटली कहाँ काम कर रही है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी जो स्कूलिंग थी वो कहाँ हुई, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन थी वो कहाँ हुई, उन सब के बारे में एक परिचय दिया गया है इस स्टोरी के ज़रिए। चलिए देखते हैं क्या है। राम बाबू वर्किंग एज एन इंजीनियर इन भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़। क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे कौन, राम बाबू के बारे में बताया है। वाज बोर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, बिहार। राम बाबू का जो जन्म था बिहार के अंदर जो भोजपुर ज़िला है उसके अंदर इसका जन्म हुआ, एक छोटे से गांव के अंदर। यानी कि छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था। देखिए जन्म कहाँ हुआ, काम कहाँ कर रहा है और किस रूप में कर रहे हैं। At an early age of 12, he moved to a nearby town, Ara, to complete his intermediate level studies. अब देखिए 12 वर्ष की जो उसकी प्रारंभिक आयु में उसने जो अपनी इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई थी, इंटरमीडिएट लेवल की जो पढ़ाई थी, माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई थी उसको उसने पूरा करने के लिए पास के एक कस्बे, टाउन का नाम देखिए क्या होता है, आरा, पास के एक कस्बे आरा में वो चला गया। क्या करने के लिए, अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा करने के लिए। ही वेंट टू सिंदरी, झारखंड, फॉर हिज इंजीनियरिंग डिग्री। अब देखिए अपनी जो इंजीनियर की जो डिग्री थी, इंजीनियरिंग की जो डिग्री थी उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ गया, झारखंड में जो सिंदरी है उस जगह पे वो गया, झारखंड के अंदर सिंदरी के अंदर गया ये, किसके लिए, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरा करने के लिए। एंड ही गॉट अ जॉब एट भिलाई, और उसके बाद उसको जो नौकरी थी वो कहाँ मिली, भिलाई के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जन्म बिहार के अंदर। उसके बाद इंजीनियरिंग, ये इंजीनियर के रूप में काम कहाँ कर रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर, जबकि जो अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी वो कहाँ की, सिंदरी, झारखंड के अंदर। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट लेवल की जो स्टडी थी वो एक छोटे से कस्बे आरा के अंदर। आगे देखिए क्या होता है, वेयर ही इज़ लिविंग फॉर द लास्ट 31 ईयर्स। अब भिलाई के अंदर ये पिछले 31 सालों से रह रहा है। हिज पेरेंट्स वर इलिटरेट। अब इसके माँ बाप के बारे में बताया है कि इसके जो माता पिता थे वो कैसे थे, इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। एंड द ओनली सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड वाज मियर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब क्या कह रहा है, उसके पिताजी जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, उनकी जो आजीविका का जो साधन था, गुजारा करने का जो साधन था, जो मियर इनकम थी, यानी कि जो अल्प आय थी, जो किससे मिलती थी, एग्रीकल्चर से, खेती से अल्प आय होती, उसी से वो गुजारा कर रहे। कौन, उसके जो पेरेंट्स थे, किसके, राम बाबू के। दे स्पेंड देयर होल लाइफ
इन दैट विलेज। अब क्या बताया है इनके माँ बाप के बारे में, राम बाबू के माँ बाप के बारे में बताया है कि उन्होंने अपना सारा जीवन उसी गांव में गुजार दिया जहां उनका जन्म हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है राम बाबू की फैमिली के बारे में। अभी तो हमने माता पिता के बारे में सुनना, अब उनके बच्चों के बारे में और देखिए। राम बाबू हैज़ 3 चिल्ड्रन हु गॉट देयर एजुकेशन अप टू इंटरमीडिएट लेवल एट भिलाई। अब राम बाबू के कितने 3 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट लेवल की जो स्टडी थी, पढ़ाई थी, माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई थी वो कहाँ से पूरी की? भिलाई से, यानी कि भिलाई के अंदर पूरी की। एंड देन मूव टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर हायर एजुकेशन। और उसके बाद उसके जो बच्चे थे, जो हायर एजुकेशन थी, जो उच्चतर शिक्षा थी, उसके लिए कहाँ गए? डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, अलग अलग स्थानों पर गए। फर्स्ट वन स्टडीड एट इलाहाबाद एंड मुंबई एंड इज़ प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली एज ए साइंटिस्ट। अब पहले बच्चे के बारे में बताया है। पहला बच्चा जो है इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और करंटली वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। साइंटिस्ट के रूप में वो दिल्ली में काम कर रहा है। पढ़ाई कहाँ हुई इसकी? इलाहाबाद और मुंबई के अंदर। जबकि सेकंड के बारे में बताया, दूसरे बच्चे के बारे में बताया, द सेकंड चाइल्ड गोट और हायर एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। उसके दूसरे बच्चे ने, जो कि क्या थी, एक लड़की थी, अपनी जो हायर एजुकेशन थी इंडिया के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी उनसे उसने ग्रहण की। और फिर क्या बताया उसके बाद? एंड इज़ नाउ वर्किंग इन यूएसए। और वो वर्तमान में अमेरिका के अंदर क्या कर रही है? काम कर रही है। अमेरिका के अंदर उसको जॉब मिल गई है, सेकेंड वाली जो संतान थी उसको। द थर्ड वन आफ्टर फिनिशिंग हर एजुकेशन सेटल्ड एट सूरत आफ्टर मैरिज। अब उसके अलावा जो तीसरी लड़की है उसके विषय में बताया है, अपनी जो हायर एजुकेशन थी उसके विषय में बताया। द थर्ड वन आफ्टर फिनिशिंग हर एजुकेशन, उसने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद सेटल्ड एट सूरत आफ्टर मैरिज। वो कहाँ? सूरत के अंदर ही सेटल हो गई विवाह के बाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि उसके परिवार की जो स्थिति है शिक्षा को लेकर और करंटली कहाँ वो जॉब कर रहा है उसके विषय में। कि पहले वाली लड़की के बारे में तो क्या बताया था? इलाहाबाद के अंदर, यानी कि पहले वाले बच्चे के बारे में तो क्या बताया? इलाहाबाद के अंदर, मुंबई के अंदर उसने अच्छी एजुकेशन ग्रहण की। उसके बाद एक साइंटिस्ट के रूप में कहाँ चला गया? एक साइंटिस्ट के रूप में दिल्ली में। उसके बाद सेकंड वाली जो संतान थी, जो लड़की थी, उसने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से पूरी की? जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी उनसे, और करंटली वो यूएसए के अंदर काम कर रही। जबकि तीसरी जो संतान है उसके बारे में बताया है, उसने क्या है, करंटली अपनी स्टडी पूरी की और फिर वो शादी करके सूरत में बस गई। देखिए ये तो थी एक स्टोरी। अब दिस इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ ओनली राम बाबू एंड हिज चिल्ड्रन, बट सच मूवमेंट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग यूनिवर्सल ट्रेंड। क्या कह रहा है? ये जो कहानी है केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है। इस प्रकार की जो मूवमेंट है, आना और जाना है, अधिक से अधिक जो इंटरनेशनल लेवल या वैश्विक स्तर की एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। यानी कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व ग्लोबली ठीक इसी तरीके से क्या हो रहा है, डिफरेंट जो फैमिलीज़ हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। पीपल हैव बीन मूव या मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स टू बिगर टाउन्स एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब बताया है लोगों का जो मूवमेंट है, आवागमन है, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, छोटे शहर से बड़े शहर, और एक देश से दूसरे देश में हो रहा है। यानी कि लोगों का जो मूवमेंट है इस तरीके से हो रहा है, लोगों का जो प्रवास है वो इस तरीके से हो रहा है। इन योर बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, आपकी जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके अंदर यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। आप निश्चित रूप से पढ़ चुके हैं किसके बारे में?
किसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो कंसेप्ट है और डेफिनेशन है किसकी, माइग्रेशन की, यानी कि प्रवास की जो डेफिनेशन है उसके बारे में, उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट एंड a very important factor in redistributing population over time and space। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रवास क्या है, जनसंख्या के पुनर्वितरण का एक इंटीग्रल पार्ट है, जनसंख्या के फैलने का एक अभिन्न पार्ट है, अभिन्न अंग है और एक महत्वपूर्ण कारक है। इंडिया हैज़ विटनेस्ड द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्रीज फ्रॉम, अब इंडिया गवा रहा है किस चीज़ का, भारत के देश के अंदर जो मूवमेंट रहा है, प्रवास रहा है, या जो वेव है प्रवास की वो किस प्रकार की रही है, कहाँ से आ रहे हैं लोग, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से, सेंट्रल और वेस्ट एशिया के अलावा ऑल्सो फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि मध्य एशिया के अलावा कौन कौन से, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, इनसे लोगों का क्या रहा है, माइग्रेशन इंडिया के अंदर रहा है, यानी कि इंडिया के अंदर यहाँ के लोग आकर बस रहे हैं। इनफैक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ए हिस्ट्री ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग एंड सेटलिंग वन आफ्टर अनदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब क्या तय है कि वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में जो माइग्रेंट्स थे, प्रवास या प्रवासी थे, उनकी जो मूवमेंट थी, उनकी जो वेव थी या तरंग थी, इस तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने को क्या कहा है, इनका एक अपना एक इतिहास रहा है, एक एक करके क्या है लोग या परिवार आकर बसने लगे इंडिया के अंदर या बसे हैं। इन द वर्ड ऑफ ए रिन्यूड पोइट फिराक गोरखपुरी, अब एक नामी कवि हैं फिराक गोरखपुरी, उनके बारे में सुनिए क्या कहा उन्होंने, सरजमीन ए हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक कारवां बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। अब हिंदुस्तान के बारे में इन्होंने अपनी जो विचारधारा है वो बताई, किस प्रकार से हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, कि जो द कारवान ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड kept on coming and settling in India and led to the formation of India। भारत का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसने विश्व के विभिन्न भागों से लोगों के जो कारवां थे, ग्रुप थे, भारत में आते रहे, बसते रहे और इसी तरीके से भारत की रचना हुई। तो ये तो था इंडिया के अंदर लोगों का आना। अब सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन माइग्रेटिंग, अब इसी तरीके से एक बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं भारत के, वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जो जा रहे हैं टू प्लेसेस इन सर्च, उन स्थानों पर किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अच्छे अवसरों बेहतर अवसरों की तलाश में लोग विभिन्न स्थानों पर क्या कर रहे हैं, इंडिया से माइग्रेट हो रहे हैं, इंडिया को छोड़कर दूसरे एरिया के अंदर जा रहे हैं। स्पेशली कहाँ जा रहे हैं वो, स्पेशली टू द कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब जो इंडिया के लोग हैं उनका जो मूवमेंट है देखिए कहाँ तय है, विशेष तौर पर कहाँ कहाँ हुआ इनका, जो कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के, वेस्टर्न यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के, इन क्षेत्रों के अंदर इंडिया के लोगों का प्रवास रहा है। ये बॉक्स के अंदर दे रखा है, जो भारतीय लोगों का जो प्रसार है वो किस रूप में रहा है, इंडियन डायस्पोरा क्या है। चलिए जानते हैं भारतीय जो प्रसार है वो किस रूप में रहा है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड का मतलब यहाँ पर स्पेशली हमने कौन सा लिया है, जो ब्रिटिशर्स का जो टाइम है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड मिलियंस ऑफ द इंडेंचर्ड laborers were sent to Mauritius, कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर कहाँ कहाँ, ट्रिनिडाद टोबैगो और गुयाना, फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ध्यान दीजिए यहाँ, कब, कॉलोनियल पीरियड के दौरान या उपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज़ों ने कहाँ से, उत्तर प्रदेश से
और बिहार से। और कहाँ भेजा? मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड के अंदर कौन कौन से बताए? ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना। फिजी और दक्षिण अफ्रीका। इन्होंने तो इन एरिया के अंदर तो किन्होंने भेजा है? जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने, या ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने। कहाँ के लोगों को कहाँ भेज रखा है, ध्यान दीजिए यहाँ। स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कहाँ कहाँ भेजा है। अब इस इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताया है कि इंडिया के जो लोग थे कॉलोनियल पीरियड के दौरान, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे उनके दौरान, इंडिया के जो इंडेंचर लेबर थे, बंधुआ जो मजदूर थे, उनको कहाँ भेजा जा रहा है? मॉरिशस के अंदर, कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर। कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर मेनली ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना के अंदर, फिजी के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर। कौन भेज रहा है इनको? जो ब्रिटिशर्स थे। कहाँ से? इंडिया के जो लेबर थे उत्तर प्रदेश और बिहार के। इसके अलावा रीयूनियन आइलैंड, ग्वाडेलोप, मार्टिन और सूरीनाम, इन जगहों पर कौन भेज रहे हैं? जो फ्रेंच जो कॉलोनियल पावर थी और डच जो कॉलोनियल पावर थी, उन्होंने इंडिया के लोगों को भेजा। इंडिया के लोगों के अंदर स्पेशली कौन? जो इंडेंचर लेबरर्स थे उनको। इसके अलावा जो फ्रेंच और डच एंड बाय पोर्टुगीज फ्रॉम गोवा। पोर्टुगीज ने कहाँ से? गोवा से, दमन से और दीव से। और कहाँ भेजा ऐसे लोगों को? अंगोला के अंदर, मोजाम्बिक के अंदर, टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर। किस रूप में भेजा इनको? प्लांटेशन या रोपण कृषि कराने के लिए एक श्रमिक के रूप में। ऑल सच माइग्रेशन वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जितना भी जो प्रवास था ये क्या था? टाइम बाउंड था, समयबद्ध था। और एक क्या होता? समझौता होता, जिसको क्या नाम दिया? गिरमिट एक्ट। एग्जाम के अंदर आ जाता है। गिरमिट एक्ट क्या था? ये जो जितना भी मूवमेंट हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, लेबरर्स के रूप में इंडियंस का, इसको एक एक्ट के ज़रिए क्या किया जा रहा था? चलाया जा रहा था, जिसको गिरमिट एक्ट नाम दिया। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट भी कहा गया इसको। हाउएवर द लिविंग कंडीशन ऑफ दीज इंडेंचर लेबरर्स वर नॉट बेटर दैन द स्लेव्स। यद्यपि क्या बताया है? जो इनकी जो स्थिति थी इंडेंचर लेबरर्स की, जो स्लेव होते, दास होते, उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये तो था फर्स्ट जो वेव थी। फर्स्ट वेव के अंदर कौन है? जो इंडेंचर लेबरर्स हैं। और कहाँ भेजा जा रहा है? ये कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई दी हैं। उसके बाद सेकंड जो वेव है वो क्या कहती है? इंडिया के जो लोग थे जो माइग्रेट हो रहे थे, द सेकंड वेव ऑफ माइग्रेंट्स वेंचर्ड आउट into the neighboring countries in recent times as professionals, artisans, traders and factory workers in search of economic opportunities to Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei and African countries। अब जो दूसरी लहर है प्रवासियों की, उसने क्या है? वर्तमान समय में जो व्यवसायी थे, शिल्पी थे, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी, यानी कि जो आर्थिक अवसर की जो तलाश थी, उनमें इन लोगों को कहाँ कहाँ भेजा? जो पास के जो देश थे। पास के देश कौन कौन से बताए हैं? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। इसके अलावा अन्य जो एरिया हैं इनके अंदर, या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इनको भेजा, या ये लोग यहाँ गए। आगे देखिए क्या बताया है? एंड द ट्रेन स्टिल कंटिन्यूज। और आज भी ये जो ट्रेंड है वो देखने को मिलता है। देयर वाज ए स्टडी आउटफ्लो ऑफ इंडियंस, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबरर्स या लेबर्स इन द वेक ऑफ द ऑयल बूम इन द वेस्ट एशिया इन द 1970s। अब आगे क्या बताया? 1970 के दशक में जो वेस्टर्न एशिया था, पश्चिमी एशिया था, उसमें अचानक से क्या हुआ? तेल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई, और इस वजह से जो श्रमिकों की जो मांग थी, अब तेल के उत्पादन की वजह से जो श्रमिकों की मांग थी, किस प्रकार के जो श्रमिक थे? स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, यानी कि कुशल और अर्धकुशल जो श्रमिक थे, उनका भारत से नियमित रूप से क्या हुआ? प्रवास हुआ। इसके अलावा देयर वाज ऑल्सो सम आउटफ्लो ऑफ एंटरप्रेन्योर, स्टोर ओनर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन टू वेस्टर्न कंट्रीज़। इसके अलावा कुछ जो बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों, इनका भी पश्चिमी देशों में क्या हुआ है? स्टोर ओनर्स का, प्रोफेशनल्स का, एंटरप्रेन्योर का, बिजनेसमैन का, इनका भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ है? प्रवास हुआ है। यानी कि इंडिया के लोग इन क्षेत्रों के अंदर गए हैं। तो सेकंड वेव के अंदर स्पेशली कौन लिए थे हमने?
जो प्रोफेशनल्स थे, आर्टिसंस थे, ट्रेडर्स थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, इसके अलावा कुछ सेमी स्किल और स्किल लेबरर्स थे, और साथ साथ कौन कौन बताएं, इंटरप्रेन्योर, स्टोर ओनर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, और कहाँ गई हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। अब देखिए थर्ड जो वेव है उसके बारे में देखिए, द थर्ड वेव ऑफ माइग्रेंट वाज कंपेराइज प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स 1960s ऑनवर्ड, 1960 के बाद, यानी कि 1960 के बाद जो एक वेव थी माइग्रेंट्स की इंडिया के अंदर, उसमें मेनली कौन लोग शामिल किए गए हैं, जो प्रोफेशनल्स थे, व्यवसायी थे, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए 1960 के बाद। उसके बाद 1980s के बाद कौन कौन बताए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन्स, ये कब से, 1980 के बाद से। एंड अदर माइग्रेटेड टू कंट्रीज़ सच एज USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी एक्सेट्रा। और यहाँ से जो प्रवासी हैं मुख्यतः कहाँ का प्रवास कर रहे हैं, जो USA है, कनाडा है, UK है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है और जर्मनी है, इन देशों के अंदर। दीज प्रोफेशनल एन्जॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग वन ऑफ हाईली एजुकेटेड, द हाईएस्ट अर्निंग एंड प्रोस्पेरिंग ग्रुप्स। अब इनके बारे में बताया है, इनके अंदर स्पेशली ये जो लोग थे, इन्होंने, इनके पास सर्वाधिक जो शिक्षित लोग थे, इन्होंने क्या किया, अपनी विशिष्टता का आनंद लिया, और इसी वजह से ये सफलतम समूहों में गिने जाते हैं। आफ्टर द लिबरलाइजेशन इन द 90s, education and knowledge based Indian immigration has made Indian diaspora one of the most powerful diaspora in the world। अब क्या बताया है कि जो लिबरलाइजेशन हुआ है, उदारीकरण हुआ है, इस उदारीकरण के बाद 19 के जो डिकेड के अंदर, दशक के अंदर, शिक्षा और ज्ञान के ऊपर जो बेस्ड, ज्ञान के ऊपर आधारित जो भारतीय जो प्रवासी थे, उन्होंने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंडियंस का जो मूवमेंट हो रहा था, उसके पीछे यही एक कारण था कि इंडिया की जो शिक्षा थी और जो नॉलेज थी वो क्या थी, काफ़ी एफिशिएंट थी। इन ऑल दीज कंट्रीज़ इंडियन डायस्पोरा हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री। देखिए इन सभी देशों में भारतीय प्रसार ने अपने अपने देशों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आज भी निभा रहे हैं। करंटली हम लोग देखते हैं कि जो इंडियंस का जो माइग्रेशन हो रहा है, उस माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ क्या हैं, अपनी जो स्थिति है, आर्थिक रूप से अपनी जो स्थिति है, या तकनीकी रूप से जो अपनी स्थिति है, उसको और ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए माइग्रेशन की, प्रवास जो है एक्चुअल में है क्या, आइए जानते हैं माइग्रेशन के बारे में। यू आर फैमिलियर विद सेंसस ऑफ इंडिया, आप भारत की जनगणना के बारे में अच्छे से परिचित हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट माइग्रेशन इन द कंट्रीज़। अब देखिए इस जनगणना के अंदर जब जनगणना की जाती है तो एक पॉइंट उठता है प्रवास का। तो आगे देखिए क्या होता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इसमें जो है देश के में प्रवास के संबंध में क्या होती है, सूचना होती है। जनगणना के अंदर जो प्रवास से संबंधित सूचना भी देखने को मिलती है। एक्चुअली माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड इन 1881। क्या कह रहा है ये, वास्तव में प्रवास की जो सबसे पहली इसके आधार पर जो जनगणना थी वो 1881 ईस्वी में की गई, यानी कि 1881 से इसको शामिल किया गया प्रवास को। दिस डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए इन आंकड़ों को केवल जन्म के स्थान के आधार पर ही दर्ज किया जाता था कि जन्म कहाँ हुआ। हाउएवर द फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 सेंसस by bringing in 2 additional components, for example place of birth, village, town and duration of residence। अब देखिए क्या बताया है,
कि इन आंकड़ों के बारे में बताया था कि पहले जन्म स्थान के आधार पर ही दर्ज किया जाता, किंतु 1961 की जो जनगणना में जो सबसे पहला जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, वो किया गया और उसमें 2 अदर जो कंपोनेंट थे, जैसे कि जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर या कहीं और जगह, तो निवास अगर वो दूसरी जगह है तो जो निवास की अवधि है वो कितनी है, इनको भी शामिल किया जाने लगा। फर्दर इन 1971 एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्लेस ऑफ एनुमरेशन वर इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद क्या होता है, 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर जब गिनती हो रही थी उसके स्थान पर रुकने की जो अवधि, इसके अलावा अतिरिक्त सूचना को इसमें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इसमें शामिल किया गया। इंफॉर्मेशन ऑन रीजन्स फॉर माइग्रेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन 1981